गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम पिछली क्लास में जो बात कर रहे थे वो बात कर रहे थे अपवर्तनांक के बारे में कि अपवर्तनांक जो है जिसमें अपवर्तनांक जिसके सापेक्ष अपन को ज्ञात करना होता है या जिसको जो ज्ञात होता है वो तो कहाँ जाता है, वो तो जाता है नीचे, और जो अज्ञात होता है वो कहाँ जाता है, ऊपर जाता है। तो जो ज्ञात है वो तो कहाँ जाएगा, ऊपर, जो अज्ञात नीचे। अब देखो अपन से पूछ रहा है यदि पानी का अपवर्तनांक 1.33 हो, पानी का अपवर्तनांक क्या कितना हो, तो अपन को दिया हुआ है म्यू वाटर दिया हुआ है कितना 1.33 एवं कांच का अपवर्तनांक म्यू ग्लास लिख दूं इसको, तो ये अपन को दिया 1.5। तो अपन से पूछ रहा है वो तो पानी के सापेक्ष, किसके सापेक्ष पूछ रहा है, पानी के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, तो अपन को ये ज्ञात करना है। अब अपन को ये करने के लिए क्या चाहिए, जो ज्ञात है पानी में प्रकाश का वेग, पानी में प्रकाश का वेग बटा कांच में प्रकाश का वेग। अब देखो पानी, ये तो अपन को जब मिलेगा जब अपन को ये पता हो, दोनों चीज अपन को दे रखी है कि पानी में प्रकाश का वेग ये है, कांच में प्रकाश का वेग ये है, तो पानी के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। अब ये दोनों ही चीज अपने पास नहीं है, तो अपन क्या करें यहाँ पर, तो अपने यहाँ से अपन को कांच में अपवर्तनांक दे रखा है और पानी का अपवर्तनांक अपन को दे रखा है। ये दोनों अपवर्तनांक जो है वो किसके सापेक्ष है, निर्वात के। तो यहाँ से अपन ज्ञात कर सकते हैं, जैसे मान लो अपन को ये दे रखा है, तो ये है म्यू, अगर अपन ये बोल दे यहाँ पर वाटर है तो निर्वात तो ये हो जाएगा, ये क्या होगा, निर्वात में प्रकाश का वेग बटा क्या हो जाएगा, निर्वात में पानी में प्रकाश का वेग। ये अपन को दे रखा है, ये जो है ये क्या है, यही तो है। तो यहाँ से अपन पानी में प्रकाश का वेग ज्ञात कर सकते हैं, नहीं कर सकते, तो ये क्या हो जाएगा, निर्वात को मान लो अपन सी दिखा देते हैं और पानी में प्रकाश का वेग जो है ये हो जाएगा। तो यहाँ से अपन VW ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि VW बराबर अपन को क्या आ जाएगा, C बटा म्यू W हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, ये अपन को दिया हुआ है। उसके बाद में अगर दूसरी चीज और याद करें, यहाँ पर दूसरा अपन को दे रखा है ग्लास का, निर्वात के सापेक्ष ग्लास का अपवर्तनांक, तो यहाँ पर अपन लिखेंगे निर्वात में प्रकाश का वेग बटा ग्लास में प्रकाश का वेग, या कांच में प्रकाश का वेग। निर्वात क्या हो गया C और कांच क्या हो जाएगा B ग्लास लिख दूं यहाँ पर। ये चीजें तो अपन को ज्ञात भी है। अब देखो यहाँ पर अपन को ये पता हो गया, अपन को पानी में प्रकाश का वेग अपन को पता है, कांच में, तो पानी में प्रकाश का वेग निकाल लूँ यहाँ पर। पानी में VW बराबर क्या हो जाएगा, VW बराबर हो जाएगा यहाँ पर ये रहा, तो C बटा म्यू W हो जाएगा। उसके बाद में अगर मैं यहाँ से क्या निकाल लूँ, वी जी निकाल लूँ, तो ये हो जाएगा सी बटा म्यू जी।
तो Vg बराबर c बटा म्यू जी। ये दोनों अपन को ये हो गए। अब अपन यहाँ ज्ञात कर सकते हैं क्या चीज, म्यू जी डब्ल्यू बराबर पानी में प्रकाश का वेग कितना हो जाएगा, c बटा म्यू डब्ल्यू हो जाएगा। हो गया नहीं हो गया, ये किस में हो जाएगा अपना। उसके बाद में अपन को कांच में दे रखा है, तो कांच में क्या हो जाएगा, जैसे ही मैं कांच ये रहा कांच में, तो इसको नीचे रखूंगा तो ये कांच चल जाएगा, म्यू जी बटा सी हो जाएगा। नहीं हो जाएगा, क्या हो जाएगा, म्यू जी बटा, क्योंकि इसको इसके नीचे रखूंगा तो ये कहाँ चल जाएगा, ऊपर चल जाएगा बटे में। ये कैसे बनेगा, सी बटा म्यू डब्ल्यू बटा यहाँ पर क्या आ जाएगा, अब यहाँ पे आ जाएगा सी बटा म्यू जी हो जाएगा। तो ये म्यू जी कहाँ चल जाएगा ऊपर, तो ये हो जाएगा सी डब्ल्यू इंटू म्यू जी बटा सी। अब क्या हो जाएगा, सी से सी कट जाएगा। तो बताओ ये जो सूत्र अपना आ गया, ये आ गया कि अब अपन को ग्लास का अपवर्तनांक और किसका अपवर्तनांक, पानी का अपवर्तनांक, दोनों अपन को दे रखे हैं। तो यहाँ रखेंगे अपन ग्लास का अपवर्तनांक कितना दे रखा है, 1.5 बटा, और वाटर का अपवर्तनांक कितना दे रखा है, 1.33। अब इसको अपन क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे यहाँ पर। तो यहाँ अगर अपन 50 कर देते हैं, अब ये 0 से 0 कट जाएगी तो कितना हो जाएगा यहाँ पर, 150 बटा 133 होगा, नहीं होगा तो 133 यहाँ पर कितना आ जाएगा, 7 4 में 3 गए तो 117 17 170, तो 1.1 के लगभग आएगा ये आंसर। कितना, क्योंकि 170 हो गए, 170 में फिर 133 जाएंगे तो यहाँ पर क्या बच जाएगा, 7 6 में 3 गए 3, फिर अपन करते 370, तो यहाँ पर आ जाएंगे अपने लगभग 2 6 6 और 2 266, 3 करेंगे तो 9 9 और 399, तो 2 आएगा, ये आ जाएगा। तो किसका आएगा ये डब्ल्यू है, पानी ग्लास का पानी के सापेक्ष अपवर्तनांक क्या आ जाएगा, ग्लास 1.12। तो ये जो है ये क्या आ जाएगा, ग्लास का पानी के सापेक्ष अपवर्तनांक। तो अपन डायरेक्ट सूत्र भी बोल सकते हैं यहाँ पर, अगर अपन को दो माध्यमों के अपवर्तनांक दे रखे हैं और अपन से पूछ रहा है, जैसे यहाँ पर क्या पूछ रहा है अपन से, पानी ग्लास का पानी के सापेक्ष अपवर्तनांक, तो ग्लास का पूछ रहा है तो ग्लास का अपवर्तनांक ऊपर गया है और पानी का अपवर्तनांक नीचे गया, अर्थात जो ज्ञात अपवर्तनांक है अज्ञात वो तो कहाँ जाएगा, ऊपर, ये रहा ना, ये तो ऊपर जा रहा है, जबकि वेग में उल्टा होगा, जो ज्ञात है वो तो कहाँ जाएगा, ऊपर, और जो अज्ञात है वो कहाँ जाएगा, नीचे। अगर अपन दो माध्यमों का अपवर्तनांक दे रखा है तो अपन डायरेक्ट ये सूत्र से भी अपन ज्ञात कर सकते हैं। अगर अपन को ये सूत्र ज्ञात है तो अपवर्तनांक में अगर संबंध स्थापित करना है अपन को, तो ग्लास का अपवर्तनांक और पानी का अपवर्तनांक, ये दोनों चीज अपन को दी है। अगर डायरेक्ट अपन को सूत्र पता है तो डायरेक्ट सूत्र ये हो जाएगा, जैसे ग्लास का पानी के सापेक्ष अपवर्तनांक, तो ये हो जाएगा ग्लास का अपवर्तनांक बटा पानी का अपवर्तनांक। इस सूत्र में भी अपन डायरेक्ट इसको रख सकते हैं, अपन को आंसर आ जाएगा। क्लियर। तो इस तरीके से अपन को दो अपवर्तनांक दिए हुए थे, यहाँ पर एक दिया था पानी का अपवर्तनांक और दूसरा अपन को दिया हुआ था ग्लास का अपवर्तनांक। फिर अपन से पूछा तो अपन ने लॉन्ग तरीका क्या है इसका, सबसे पहले ये जो अपन को दिया हुआ है ये किसके सापेक्ष दिया हुआ है, निर्वात के सापेक्ष, निर्वात के सापेक्ष। अगर कुछ लिखा हुआ नहीं है तो वो किसको मानेंगे, निर्वात के सापेक्ष अपवर्तनांक। तो ये है पानी का निर्वात के सापेक्ष अपवर्तनांक 1.33 और ग्लास का निर्वात के सापेक्ष अपवर्तनांक। तो अपन ने यहाँ से यही लिखा, निर्वात में प्रकाश का वेग और कांच में प्रकाश का वेग, यही तो अपन को दिया हुआ है, ये जो है वो यही है। सी अपन को वैसे भी पता है तो अपन डायरेक्ट यहाँ से कैलकुलेशन करके भी अपन निकाल सकते हैं। क्लियर। नेक्स्ट न्यूमेरिकल अगर अपन देखें
मेरे को आगे है अपवर्तन के कुछ उदाहरण की बात करेंगे यहाँ पर। अपवर्तन के उदाहरण, जैसे जिसमें सबसे पहले अपन देखते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या है? जैसे अपन कभी रोड पे चलते हैं तो अपन को दूर से कभी कभार रोड पे भी ऐसा लगता है कि जैसा रोड पे क्या वो पानी भरा हुआ हो। वो किसके कारण होता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। तो इस घटना को अपन देखेंगे कि घटना वास्तव में है क्या पूर्ण आंतरिक। अपन पढ़ रहे हैं अपवर्तन, यहाँ अपन ने लिख दिया परावर्तन। तो देखो अपन ने अपवर्तन में क्या पढ़ा? सबसे पहले कि ये कोई दो माध्यमों को पृथक करने वाला पृष्ठ है जिसको पृथककारी पृष्ठ कहते हैं। और यहाँ पर मान लो ये कोई ये माध्यम है, मान लेते हैं ये पानी है। ये तो है पानी और ऊपर जो है ये है वायु। वायु और पानी की दोनों की तुलना करेंगे तो ये कौन सा माध्यम हो जाएगा? वही सघन माध्यम होगा, नहीं होगा। और ये कौन सा माध्यम हो जाएगा? विरल। अब देखो यहाँ पर, अब मैंने क्या किया कि यहाँ पर कोई लंब डाला। ये लंब डाल दिया। जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से, ये आपतित हो रही है, तो ये कौन सा माध्यम है? सघन माध्यम से होती हुई ये कौन सा कोण हो गया? आपतन कोण आई। और आप सघन माध्यम से विरल माध्यम में जब प्रकाश की किरण जाती है तो जाने के पश्चात अभिलंब से ये कहाँ जानी चाहिए? सीधी जानी चाहिए। परंतु सीधी नहीं जाकर ये अभिलंब से क्या हो जाती है? थोड़ी दूर हट जाती है। हो गई, नहीं हो गई। तो इसी घटना को क्या कहते हैं? ये कौन सा लंब है? अभिलंब। ये कौन सी किरण है? आपतित किरण, अपवर्तित किरण। ये कौन सा कोण है? अपवर्तन कोण। और ये कौन सी किरण है? आपतित किरण। ये बात क्लियर। अब देखो आपतन कोण है, यहाँ पर ये आपतन कोण है, ये परावर्तन कोण है। अब जैसे जैसे मैं इस कोण को बढ़ा दूं, इस कोण का मान बढ़ेगा तो इसका भी बढ़ेगा। तो इसका मान बढ़ा दूं मैं तो इसका मान बढ़ाऊंगा तो ये किधर होगा? यहाँ पर होगा। अब इसका मान मैं इतना कर दूं कि अपवर्तन कोण का मान कितना हो जाए? 90 डिग्री हो जाए। कितना हो जाए? 90 डिग्री। अर्थात इस कोण का मान जो है इसको इतना कर दिया जाए कि जो अपवर्तित किरण है ये पृथककारी पृष्ठ इसकी समांतर हो जाए। पृथककारी पृष्ठ। तो यहाँ पर क्या भरा हुआ है? पानी। ये क्या है? अभिलंब। अब मैंने इस कोण को बढ़ा दिया। यहाँ पर इस कोण को बढ़ा दूंगा तो ये कोण जो है ये पर अपवर्तित हुआ यहाँ पर इस तरीके से। ये जो है ये, तो आपतन कोण का वह मान जिसके लिए अपवर्तन कोण का मान कितना हो जाता है? 90 डिग्री हो जाता है। उस आपतन कोण को क्या कहा जाता है? क्रांतिक कोण। अर्थात जो आई जो कोण है ये कोण आई हो जाएगा, ये कोण आर हो जाएगा। तो क्रांतिक कोण किसे कहेंगे? कि आपतन कोण का वह मान जिसके लिए अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो जाता है। आपतन कोण उस मान को क्या कहा जाता है? क्रांतिक कोण कहा जाता है। तो ये यहाँ पर ये कोण जो है ये क्या कहलाएगा? क्रांतिक कोण। जिसके लिए आर का मान कितना होगा? 90 डिग्री।
कितना हो जाएगा 90 डिग्री। अब देखो अगर इस आपतन कोण के मान को और बढ़ा दिया जाए, यहाँ से आपतन कोण के मान को और बढ़ा दिया जाए, अर्थात जिसके कारण अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री से ज़्यादा हो जाए। 90 डिग्री से ज़्यादा होगा तो बताओ ये वापस इसी माध्यम में आएगा नहीं आएगा। अगर मान लो अपन को ये दे रखा है, यहाँ पर ये पानी है, ये कौन सा अभिलंब, और अब देखो इस मान को मैं इतना कर दूं, इतना बढ़ा दिया जाए आपतन कोण के मान को, अर्थात आपतन कोण के मान को क्रांतिक कोण से ज़्यादा कर दिया जाता है, तो उस अवस्था में अपवर्तन कोण जो है और अधिक हो जाएगा, और अधिक होते ही ये अपवर्तन कहाँ जाएगा, वो इसी माध्यम में जाएगा। अर्थात ये भी क्या है पानी, और ये क्या है वायु, ये भी क्या है पानी, ये कौन सी किरण है आपतित किरण, ये कौन सी किरण रहेगी अपवर्तित किरण, ये कौन सा कोण रहेगा, ये अभिलंब है, ये आपतन कोण, और ये जो है ये अपवर्तन कोण रहेगा। तो यहाँ आप देखो ध्यान से, अपना परावर्तन क्या होता है, जब प्रकाश की किरण किसी माध्यम से होती है दूसरे माध्यम की तरफ गति करती है तो पृथक्कारी पृष्ठ से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाती है जिस माध्यम से वो आती है। इसी घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। देखो यहाँ पर जब प्रकाश की किरण किसी माध्यम से होती हुई पृथक्कारी पृष्ठ से टकराती है, तो ये कौन सा पृष्ठ हो गया, पृथक्कारी, पृथक्कारी पृष्ठ से टकराती है, टकराने के पश्चात वापस उसी माध्यम में लौट रही है, नहीं लौट रही, यहाँ भी पानी है, यहाँ भी पानी है, तो इस घटना को क्या कहना चाहिए अपन को, परावर्तन। परंतु ये परावर्तन नहीं होकर घटना कौन सी है, ये अपवर्तन है, घटना अपवर्तन है, यहाँ पर जो हो रहा है वो क्या है, परावर्तन। तो इसीलिए इसे क्या कहा गया, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। क्या है यहाँ पर, पूर्ण आंतरिक परावर्तन है। तो घटना यहाँ पर अपवर्तन की है, हो क्या रहा है, परावर्तन। क्यों, क्योंकि अपन ने इसका मान जो है आपतन कोण का मान जो है इतना ज्यादा कर रखा है कि जिसके कारण प्रकाश की किरण जो है पृथक्कारी पृष्ठ से टकराती है, और टकराकर उतने ही कोण, कितने कोण से, आपतन परावर्तन कोण जो है वो अधिक हो जाएगा, जिसके कारण प्रकाश की किरण जो है किससे, उसी माध्यम में क्या हो जाएगी, अपवर्तित होगी। तो ये बात से इसी घटना को क्या कहा जाता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहा जाता है। तो यहाँ इस बिंदु पर अपन को ये चमक जो है वो दिखाई देगी। तो जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से होती हुई दूसरे माध्यम के पृथक्कारी पृष्ठ पर टकराती है, ये अपन बोल सकते हैं जब प्रकाश की किरण जो है अपवर्तन परावर्तन में, जब प्रकाश की किरण जो है आपतित कोण को क्रांतिक कोण से ज्यादा मान से आपतित किया जाता है, तो प्रकाश की किरण जो है अपवर्तित होकर वापस उसी माध्यम में लौट आती है जिस माध्यम से वो जाती है। इसीलिए इस घटना को क्या कहा जाता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहा जाता है। अपन ने ये किया, ये कोण आई है, ये कोण आर है, तो इसका मान बढ़ाते गए, बढ़ाते बढ़ाते एक मान ऐसा आया जिस पर अपवर्तन कोण का मान कितना हो गया, 90 डिग्री, और अपवर्तन कोण का वह मान जिसके लिए अपवर्तन कोण का आपतन कोण का वह मान जिसके लिए अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो जाता है, आपतन कोण के उस मान को क्या कहा जाता है, क्रांतिक कोण कहा जाता है। अगर आपतन कोण के मान को क्रांतिक कोण से और ज्यादा कर दिया जाता है तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर प्रकाश की किरण वापस उसी माध्यम में आ जाएगी, और इसी घटना को प्रकाश का क्या कहेंगे, पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। अगर पूर्ण आंतरिक परावर्तन की बात करते हैं तो यहाँ पर पूर्ण आंतरिक परावर्तन जो है ये होता है प्रकाश तंतु द्वारा संचार में इसी प्रभाव का उपयोग किया जाता है। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उपयोग कहाँ होता है, प्रकाश तंतु जो अभी विषय ज्यादा चल रहा है, प्रकाश तंतु द्वारा संचार में इसी प्रभाव का उपयोग किया जाता है, उपयोग किया जाता है। अर्थात तो प्रकाश तंतु जो है उस प्रकाश
तंतु में जो सूचना है उसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजने के लिए इसी घटना जो है पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना है उसका उपयोग किया जाता है। तो ये थी अपवर्तन पर आधारित एक घटना जिसको पढ़ने क्या कहा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। नेक्स्ट देखते हैं अब